नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 2018 विधानसभा से पहले ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत हिंसा हुई थी। तब चुनावी माहौल था। कमलनाथ ने मौके का फायदा उठाते हुए केस वापसी का ऐलान कर दिया था। सरकार बनी तो कमलनाथ ने ग्वालियर संभाग में जातिगत हिंसा के केस वापसी के साथ की पिछले 15 सालों में कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तब तक सरकार गिर गई और केस वापसी का मामला अधर में अटक गया। अब राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में सबको साध कर अपना जनाधार बढ़ाने पर बीजेपी का भी ध्यान है, जिसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत हिंसा के सभी केस वापस लेने का ऐलान किया है। इन केसों में कुछ मामले काफी गंभीर हैं, जैसे कि हत्या के प्रयास। हालांकि केस वापसी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये संभव होगा तो कैसे होगा। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले 2 अप्रैल 2018 को ग्वालियर चंबल संभाग में जातिगत हिंसा हुई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में SC/ST ने भारत बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी, जिसके बाद दूसरे वर्ग के विरोध करने पर हिंसा भड़क उठी। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। 2 अप्रैल 2018 को विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत हिंसा हुई थी। सवर्णों और दलितों के बीच भारत बंद के दौरान हिंसा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC/ST ने भारत बंद का ऐलान किया था। भारत बंद के दौरान SC/ST ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही दूसरे वर्ग से मारपीट और फायरिंग हुई। हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। हिंसा में आरोपियों पर दर्जनों FIR भी दर्ज की गई। FIR में दोनों वर्ग के लोगों के नाम शामिल थे। FIR दर्ज होने से दोनों वर्गों में नाराजगी है। देखिए, इसको वोट के आने से नहीं देखना चाहिए। एक भाव सरकार का सच्चा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे नेता सुनील सिंधिया जी, इनका भाव है कि हमारे अंचल के अंदर सामाजिक समस्या का भाव बना रहे। एक सामाजिक कटुता का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। 2 तारीख जो घटना हुई, उससे क्षेत्र का सामाजिक माहौल बिगड़ा, उससे सामाजिक कटुता का माहौल पैदा हुआ और निश्चित तौर पर वो हमारी जो विरासत है इस शहर की, उस विरासत के खिलाफ गया। चुनावी माहौल था तो कमलनाथ ने मौके का फायदा उठाया और सरकार आने पर केस वापसी का ऐलान किया, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी और इस वजह से केस वापसी का वादा भी अधूरा रह गया। लेकिन अब इस मामले को बीजेपी ने लपक लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों वर्गों के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया है। क्योंकि पिछले वर्षों में शिवराज सिंह जी ने न जाने कितनी घोषणाएं की थी, जिनका पूर्ण नहीं कर पाए। अब आज की तारीख में SC/ST के लिए तमाम बातें कही हैं और भी पिछले दोनों तमाम बातें शिवराज सिंह जी ने कही हैं। तो मात्र इस बात को इंगित करता है कि अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। केस वापसी के ऐलान के पीछे लोगों को राहत देने के साथ ही एक सियासी कदम भी है, क्योंकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में किसी भी वर्ग की नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहेगी। लेकिन हिंसा की वजह से दोनों समाज के लोगों में रोष व्याप्त था। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके घाव अभी भरे नहीं हैं। ऐसे में पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बीजेपी सरकार दोनों वर्गों के केस वापस लेकर सामाजिक खाई पाटने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब तो ये वक्त ही बताएगा कि सरकार के इस फैसले का क्या असर देखने को मिलता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी जुड़ रखे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लोया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोया साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। इस निर्णय को, केस वापसी लेने के इस फैसले को सियासी मजबूरी से जोड़कर देखा जाए या वर्ग व्यवस्था को साधने के लिहाज से ज़रूरी समझा जाए? लोया साहब, आप सुन पा रहे हैं? लगता है लोया साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। भदौरिया साहब से कमेंट ले लेते हैं। भदौरिया जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2018 में जो वर्ग संघर्ष हुआ था, उस वर्ग संघर्ष को उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हवा दी थी। आप अगर देखेंगे, प्रशासन की नाकामी हुई भारत बंद के दौरान, हिंसक झड़प हुई और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में कई लोग काल के ग्रास में चले गए और कई लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए, दोनों तीनों जातियों के लोगों के खिलाफ। अब इस सब चीज़ों को देखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग में लोगों को समझ में आ गया कि ये जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, ये सब कुछ उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। इसलिए ग्वालियर चंबल अंचल की पूरे जनमानस ने 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई और जिसे कमलनाथ जी ने 2 जनवरी 2019 को सारे प्रकरण वापस लेने के आदेश भी जारी कर दिए जी। परंतु जब देखा गया कि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहने लगी, तो उस समय शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने विधायक खरीद के ये सरकार को गिरा दिया। और आज आप देखिए कि वही जातीय संघर्ष के नाम पर जो आप क्रियान्वयन करना था, आदरणीय कमलनाथ जी के जो आदेश वापसी का आदेश था, प्रकरण वापसी का, उसको क्रियान्वित कर देते। उसको राजनीतिक रोटियां सेकने की क्या जरूरत है? आज राजनीतिक स्टंट क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ अजीत भदौरिया जी, हालांकि लोया साहब जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लूंगा। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस तो चाहती ही थी कि ये सारे मुकदमे वापस हो जाएं, तो वही अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कांग्रेस को इसमें कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या? मैं आपसे निवेदन करूं कि 2019 में आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो आदेश जारी किया था प्रकरण वापसी का, उसका क्रियान्वयन कर देते। आज ट्वीट करके राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं? आप 17 साल से शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार है। आप विकास के मुद्दे रखिए ना। ग्वालियर चंबल संभाग में आपने क्या विकास किया बताइए आप 18 साल में? वो तो करोगे नहीं। आप जातीय व्यवस्था को भंग करके, संघर्ष पैदा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। नगरीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव आ चुके हैं, इसलिए ये सब प्रपंच रचा जा रहा है। ठीक, मैं लौटता हूं अजीत जी, जवाब लूंगा। चाहूंगा जी संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये समझ ले कि ग्वालियर चंबल अंचल तैयार बैठा है उनको सबक सिखाने के लिए और सचेत है। अगर इसी तरीके से जातीय संघर्ष भड़काने का प्रयास किया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही। ठीक, अभी तो संघर्ष में जो केस हुए वो वापस लेने की बात है, भड़काने की कहां बात हो रही है। मैं लौटता हूं आपके पास। ब्रजगोपाल लोहिया जी, सवाल यही है, हालांकि आप शायद विलंब से जुड़े, कि क्या ये सियासी मजबूरी है केस वापस लेना, या फिर वर्ग व्यवस्था को साधने के लिए अब जरूरी सा लगने लगा था? इसके राजनीतिक मायने नहीं होते हैं, इसके मायने हैं सामाजिक। आप एक बात को समझना हमें पड़ेगा और इसको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से भी इनको अरविंद जी को परे लाना पड़ेगा। कि ये कह रहे हैं अभी कि कमलनाथ जी ने आदेश किया था, यदि आदेश किया होता तो उस पर अमल भी हो जाता 2019 में, क्योंकि 2020 तक आप सरकार में थे। परंतु ना तो जवाब की करने की मंशा थी और आज जो हो रहा है उसको समर्थन देने की मंशा भी नहीं। तीसरी बात जो है वो सबसे खास ये है कि दो तरह के अपराध होते हैं। हिंसा 2 तरह की होती है, एक नियोजित होती है, व्यक्तिगत कारणों से होती है, और उन कारणों से व्यक्ति, हम उसे अपराधी वृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। हमने कोई ऐसे व्यक्ति से केस वापस नहीं लिया है। हमने केस उन लोगों से वापस लिया है जिन्होंने आवेश में, भावनाओं में बहकर सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसी पर हमला नहीं किया है, बल्कि एक भावनाओं का जब उबाल होता है और उन भावनाओं को उबालने का काम भी उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप याद कर लीजिए, केवल मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए
आपने सवर्णों और अनुसूचित जाति के लोगों को आमने सामने खड़ा कर दिया था और उसके बाद आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आज जो हुआ है वह मध्य प्रदेश के व्यापक हित में है, मध्य प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है उसके व्यापक हित में है। और इन सबसे हटकर यदि हम सामाजिक सद्भाव के लिए कोई काम करते हैं तो उस काम को हमेशा पॉजिटिव लिया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस का आज स्वभाव ये हो गया है कि सरकार कुछ करे, न्यायालय कुछ करे, चुनाव आयोग कुछ करे, संवैधानिक संस्थाएं कुछ करे, उन्हें सिर्फ विरोध करना है। विरोध के सिवा कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, जिसके ना तो कभी तथ्य होते हैं और ना कभी वो सत्य होते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं प्रदीप तिवारी जी से कमेंट ले लेते हैं। प्रदीप जी कैसे देखते हैं, और जब दोनों ही राजनीतिक दल इस तरफ एक मत को, क्योंकि पहले कमलनाथ इसका ऐलान कर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐलान दोनों तरफ से हुआ, एक तरफ सरकार चली गई तो कर नहीं पाए, अब दूसरी तरफ तैयारी है करने की, क्या आपको लग रहा है कि इसका सीधा सियासी फायदा ग्वालियर चंबल के लिहाज से होता दिखाई देगा? निश्चित तौर पर दिव्येश जी, ये जो घटना थी 2018 की, ये घटना बड़ी निंदनीय रही और इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो उस घटना के सामूहिक रूप से वहाँ मौजूद थे और उनके ऊपर जो है कई धाराएं लगा दी गई और वो अदालतों के चक्कर लगाते रहे। मेरी तो कई लोगों से मुलाकात बातचीत हुई तो अभी तक वो परेशान थे और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से इन धाराओं से मेरी इस अदालत से, कोर्ट से मेरी राहत मिले और हम किसी तरह से अपने घर और रोजगार के कार्यों में लग पाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यवस्था में अगर कोई जब उपद्रव इस तरह के होते हैं, जब इस तरह के संघर्ष होते हैं तो दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं नुकसान होता है दोनों पक्षों को। और वही हुआ, जो ये संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में कहीं एक पक्ष कोई वो नहीं था, दोनों पक्षों में लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए और न्यायालय में प्रकरण गया। तो मुझे लगता है सरकार का ये कदम, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, अगर उनकी मंशा थी पहले से ये करने की कि हम ये मुकदमे वापस लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनको पहले ही, जब सरकार आई थी तो पहले फैसला लेना चाहिए, कर देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने घोषणाएं की लेकिन उसको लागू नहीं हो पाई, तो अब इस सरकार ने किया है तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा तो नजर आ रहा है ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, चूंकि एक बड़ा क्षेत्र है वहां और अभी जो पंचायत जो चुनाव है, फिर नगरीय चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो समुदाय है वहां का, जो लोकल वहां का जो वर्ग के लोग हैं, वहां हर वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दे रहा है सरकार को कि भाई ये लोग जो निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे, अगर वो वापस ले लिए जाते हैं तो इनको फायदे होंगे और कहीं ना कहीं वो सरकार के पक्ष में आएंगे। तो ये सरकार के पक्ष में निर्णय है। और इससे फिर एक चीज तिवारी जी थोड़ा सा समझाइए, फिर मैं रणधीर सर के का रुख करूंगा। सवाल ये है कि इससे ऐसा नहीं लगता है आपको कि अब जो आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता के लोग हैं, भले किसी मसले को लेकर आवेश था, द्वेष था या जो कुछ भी रहा हो, लेकिन अपराध तो हुआ है और ऐसी स्थिति में अगर हम केस वापस ले रहे हैं, केस वापस लेने की परिपाटी अगर इसी तरह से आगे चलती रही, वो भले राजनीतिक लाभ हानि के लिहाज से हम उसे जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की मंशा भी तो बढ़ेगी। निश्चित तौर पर दीपेश जी इस तरह के मुकदमों पे बहुत सरकार को जो इनके सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे राय लेनी चाहिए कि जो निर्दोष लोग उसमें शामिल थे उनको तो ठीक है राहत पहुंचाने के आप प्रयास करेंगे, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी मुकदमे की वापसी नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि अगर इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, अगर आप बार बार इस तरह की स्थितियां पैदा होगी और उनके मुकदमे वापस करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में विखंडता आएगी और एक दूरदृष्टि में जो अपराधी है उसको बल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब सरकारों को सचेत होकर इन सब चीजों में कार्य करना चाहिए और एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए इनके पहले कि जो मौकाए वारदात पे वहां मौजूद था और उन्होंने कार्रवाई की, आपराधिक व्यवस्था बनाई, वहां अपराध घटित किया, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कमेंट ले लेते हैं एआईजी सरकार ने, रिटायर्ड एआईजी डॉक्टर रणधीर सिंह राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। सर स्वागत आपका, और स्वागत के साथ सवाल ये कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि इसमें कई ऐसी गंभीर धाराओं के केस भी हैं जिनको वापस लेने में थोड़ी सी पेचीदगियां नजर आ सकती है, किस लिहाज से यह संभव हो सकता है?
हिंदुस्तान की कानून है, मेजर एजेंट सीआरपीसी है, उसकी धारा 321 में साफ साफ प्रावधान है कि वो मामले वापस लिए जा सकते हैं। उसमें कोई भी सेक्शन का या किसी के जो है उपन का या छोटे अपराध का कहीं भी उसमें स्पष्ट नहीं है। उसमें केवल इतना कहा है कि अगर वो कोई मामले का महासाधक, वो लोक सेवक या उसका सहायक लोक सेवक और किसी मामले में अदालत से अनुमति लेके मामले को वापस करना चाहे तो वापस कर सकता है। नहीं, चाहे वो हत्या का या हत्या के प्रयासों का मामला हो तो भी वो केस वापस हो सकते हैं। कहना चाहता हूँ कि जो सीआरपीसी है उसमें कहीं भी किसी धारा का उल्लेख नहीं है। अच्छा। 321 सबके लिए ओपन है, उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी धारा का नहीं है जी। लेकिन जहाँ जिस क्रम में 2 अप्रैल 2018 का मामला हुआ, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस कुछ भी कर, लेकिन सामाजिक जो आना बाना टूटा, जिसके लिए संपत्ति और जनमानस की हानि हुई, उस पे विचार करने के बाद ही मामले को निर्णय में ले जाना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी किसी पार्टी को हो, लेकिन यदि कोई उसमें जनतंत्र प्रणाली जिसमें प्रदर्शन आदि की बात है तो वो एक सीमा तक होता है। अगर वो कानून हाथ में लिया जाता है और ऐसे मामले होते हैं तो उनको निश्चित रूप से अदालत से ही उसका फैसला होना चाहिए। इसमें जो बारीकियां अनुसंधान की आती है कि उसमें ये झूठा है, ये सही, ये केवल अदालत देख सकती है। ये केवल के केंद्र की गवर्नमेंट बीजेपी की है या यहाँ के प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो इसको अब इस तरह से, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, पंचायत का इलेक्शन आ गया है, नतीजे निकाय होने वाले हैं, तो वो जो कमलनाथ जी करना चाह रहे थे वो कांग्रेस के लेवल पर था, उन्होंने नहीं कर पाए, तो ये उसका लाभ लेना चाहते हैं। लोहिया साहब, मैं लौटता हूं सर। लोहिया साहब, कल को मान लीजिए कि खरगोन हिंसा जो हुई उसमें जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए वो लोग भी इकट्ठा हो जाएं, सड़कों पर उतर जाएं और मांग करें कि केस को माफ कर दीजिए, तो फिर तो ये परिपाटी बन जाएगी प्रदेश में। कल को हम उसे भी माफ कर दिया करेंगे। फिर सवाल यही पनपता है ना सर कि अगर माफ ही करना था तो फिर लागू क्यों किया गया, केस दर्ज ही क्यों किए गए? दीपेश जी, जहां से बात शुरू मैंने की थी, मैंने आपसे तब भी ये निवेदन किया था कि इसकी वृत्तियों में फर्क होता है। ये अचानक हुई हिंसा है जो जिसके केस वापस हुए, और ऐसा कि कोई देश में या प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हुआ। संविधान ने ये अधिकार दिया और इसीलिए दिया है कि भारत की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि ऐसा ना हो कि हमारे किसी कारण से कोई निर्दोष सजा पा जाए और कोई दोषी बच जाए। तो ये जो हमारा निर्दोषों को बचाने का प्रयास है, और कई बार मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली अपराधी है तो उसे हम छोड़ने वाले नहीं है। यदि उसका पुराना भी कोई रिकॉर्ड है तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। उसे केवल एक अपराध से मुक्त किया है। उसे कोई अपराधी यदि उसके कोई पुराना रिकॉर्ड है तो उसको उससे नहीं हटाया जा रहा है। तो दो बातें हैं इसमें कि यदि हमारे किसी काम से सामाजिक समरसता कायम होती है, समाज में सौहार्द बढ़ता है, तो ऐसा कदम सरकार ने अगर उठाया है तो निश्चित वो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। परंतु यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति से उन्मत्त होकर यदि किसी तरह के हमले करता है, किसी की जान लेने का प्रयत्न करता है, तो निश्चित आप भी जानते हैं कि सरकार उनके मामले वापस नहीं लेती। ठीक है भदौरिया साहब, एक बड़ा सवाल ये, आपने एक बात का जिक्र किया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है या फिर इस तरह से केस वापस लेने का फैसला लिया गया है। तो क्या इन केसों के वापस लेने के बाद अगर बीजेपी को राजनीतिक लाभ होता दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस उससे थोड़ी भयभीत है कि कहीं हमारी सीटों में कमी ना आ जाए, हमें जो समर्थन मिलने वाला था वो मिलता हुआ कहीं अब हाथ से छिटक ना जाए, इस बात का कोई भय? और अगर ऐसा है तो इसके लिए क्या कोई नई स्ट्रेटेजी कांग्रेस की? अब देखिए दीपेश जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ग्वालियर चंबल का अंचल का एक एक मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ये चालबाजियां समझ चुका है। वो ये जानता है कि 2019 में आदरणीय कमलनाथ जी ने सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए इन प्रकरणों को वापस लेने के आदेश जारी किए थे, जिसको आज ये सिर्फ बढ़ा रहे हैं आगे। ये नया इनका कुछ नहीं है, वो भी इसलिए कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे दीपेश जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा जो उस समय के कलेक्टर और एसपी थे, आज वो दोनों लोग प्राइम पोस्टिंगों पे हैं। आपने क्यों नहीं उनको ब्लैक लिस्टेड किया?
लॉ एंड ऑर्डर रखने की जिम्मेदारी वहां के एडीएम की थी, एसडीएम की थी, वो सब लोग प्राइम पोस्टिंग पे। और सबसे बड़ी चीज कि 16 साल से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो व्यक्ति था वो आज फिर से मुख्यमंत्री बना बैठा है, जिसकी अदूरदर्शिता और प्रशासकीय क्षमता के कारण इस तरीके के सामाजिक और जातीय दंगे भड़के और लोगों ने जिनको भुगता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह जी के अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था क्या? तो सबसे बड़ा जो फेल्यूअर है प्रशासन की दृष्टि से, उन पर भी कार्रवाई तय की जानी चाहिए। उनकी भी सीआर में कोट किया जाना चाहिए कि इनको फील्ड पोस्टिंग नहीं देना है, इनकी वजह से या खरगोन में दंगा हुआ, इनकी वजह से या जातीय परंतु नहीं। दूसरा काम मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपने कभी आदेश जारी नहीं किया है इसका। कमलनाथ जी की सरकार ने आदेश नहीं किया। आदेश 2 जनवरी 2019 को लोया जी आदेश जारी हुआ है। तो वो देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास है वो आदेश की कॉपी, मेरे पास है लोया जी। मैं आपको 2 जनवरी 2019 को, सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, 2 जनवरी 2019 को आदेश जारी हुआ, उसकी कॉपी है मेरे पास। एक मिनट, आप बता दूं लोया जी। अरे आप सुनिए ना, अरे आपने शिवराज सिंह को क्यों नहीं हटाया? मैं केवल आपने कलेक्टर एसपी को प्राइम पोस्टिंग क्यों दी? आज दोनों कलेक्टर एसपी डिवीजन प्लेस पे प्राइम पोस्टिंगों पे है। 14 महीने तक आपने क्यों नहीं उनको ब्लैक लिस्टेड किया? 14 महीने उसके बाद और सरकार में रहे, तब तक क्या करते रहे आप? 23 मार्च 2020 तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। आपने खरीद ली थी 2020 में सरकार, तो 22 का क्यों इंतजार करते रहे? अरे चुनाव की अधिसूचना का क्यों इंतजार किया? लोया जी, आपने चुनाव अधिसूचना का, आपको भी 2 साल सरकार में हो गए। कमलनाथ जी के आदेश को आप ही आगे बढ़ा देते। ठीक है, आपकी रियायत करते थे। आपने क्यों 2 साल तक इंतजार किया? अजीत जी और ब्रज जी, आपने 2020 में सरकार खरीद ली थी ना। ठीक है, दोनों ये इस बात को दर्शाता है कि दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इसके जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भदौरिया जी, मैं रोक रहा हूं आपको। लोया साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर भदौरिया जी का रुख करके तिवारी जी का रुख करूंगा। संक्षेप में लोया जी। मैं दीपेश जी एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि भदौरिया जी कह रहे हैं 2 जनवरी 2019 को आदेश जारी हुआ और 23 मार्च 2020 तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 14.5 महीने तक, यानी वो अपने ही आदेश का पालन नहीं करा सके मध्य प्रदेश में। ये भदौरिया जी क्या चाह रहे हैं? नहीं, तो वही एक सवाल जो भदौरिया जी कर रखे हैं कि 2020 से लेकर 2022 तक आपकी सरकार रही, आज ही क्यों याद आई उन लोगों की? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इनका जो आदेश जितने भी जब अधिसूचना जारी हुई, जब अधिसूचना, लौट रहा हूं अजीत जी, आपका सवाल ले लिया सर, सवाल ले लिया ना, आप ही का सवाल। अधिसूचना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो आप का जवाब दे रहा हूं कि आप केवल कह रहे हैं, परंतु आप सरकार ठीक है, नेटवर्क में कहीं दिक्कत है, नेटवर्क में कहीं दिक्कत है। लोया जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन अजीत जी, लोया साहब का भी जो महत्वपूर्ण सवाल है उसी के साथ वापस लौट रहा हूं, जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत। सवाल यही कि जब 2019 में हमने इसकी घोषणा कर दी थी, हमने अब आदेश लागू कर दिया था, तो फिर उस पर अमल करने में कहां दिक्कत रही? देखिए, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, उसके बाद खरीद फरोख्त की सरकार की उन्होंने प्रक्रिया चालू कर दी और कमलनाथ जी तो जनहित के इतने मुद्दे ले रहे थे, इतने सरकार बचाने की कोशिशें शुरू हो गई थी। डायरेक्ट कहिए ना जी, लौट रहे। खैर, इनसे ठीक है, अब तो आपकी मंशा पर, अब तो आपकी, अच्छा सुनिए ना अजीत जी, मेरा तो ये सवाल है कि अगर आप लोगों का फैसला था तो इस पर तो आप लोगों को क्रेडिट लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो हमारे कहने पर कर रही है। ये तो क्रेडिट लेने वाली बात थी। इसमें आप लोग इतना चिंतन और मंथन में क्यों गए? क्यों इतनी परेशानी क्रिएट को रखी गए? कहीं वोट बैंक खिसकने की चिंता तो नहीं? ये बड़ा सवाल, इसका जवाब भी शायद आप नहीं दे पाए। वक्त अब इससे ज़्यादा इजाज़त दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। मैं तिवारी जी से कमेंट लेना चाह रहा था लेकिन वक्त बचा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के मसलों के बाद अब ये परिपाटी प्रदेश में बन जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका एक गंभीर परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।